अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी प्रॉब्लम को हल करना। तो आज इसका टॉपिक है मलेरिया का मुतालिया। पिछले लेक्चर में मैं आपको सारा पिछला करवा चुका हूँ ये। तो आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया का मुतालिया। बायोलॉजिकल मेथड की एक मिसाल। हम जानते हैं कि मलेरिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में एक आम बीमारी है। हम इसकी बीमारी की तारीख पढ़ेंगे ताकि जान सकें कि बायोलॉजी ने किस तरह इसकी वजह और इसके फैलाव के मुतालिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया। पुराने वक्तों में 2000 साल पहले तबीब इस बीमारी से आशना थे। वो इस बीमारी के बार बार होने वाले सर्दी और बुखार की बीमारी कहते थे। इनका मुशाहदा ये भी था कि बीमारी इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो निचले दलदली इलाकों में रहते हैं। ये ख्याल किया जाता था कि इन इलाकों का खड़ा हुआ पानी हवा को जहरीला कर देता है और इससे गंदगी में हवा सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो जाता है। इस यकीन की वजह से बीमारी का नाम रखा गया माला। लुई लफ्ज़ माला का मतलब है गंदगी और एरिया का मतलब है हवा। इन मुशाहदात की मज़ीद वजाहत के लिए कुछ रज़ाकारों ने दलदली इलाकों से खड़ा हुआ पानी पिया लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। 17वीं सदी में ऊपर वाले पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि 2000 साल पहले एक तबीब इस बीमारी से आशना थे। उन्होंने कहा था कि जो मलेरिया की पहचान है सर्दी और बुखार। तो उन्होंने मज़ीद मुशाहदात किए कि ये कैसे होता है। उन्होंने कहा कि ये दलदली इलाकों में जो निचले इलाके होते हैं उनमें पानी खड़ा हो जाता है और वो जहरीला पानी हवा को भी जहरीला कर देता है। इससे ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी को नाम उन्होंने दिया था माला का, जिसका मतलब है गंदगी, और एरिया का मतलब उन्होंने रखा था हवा। लेकिन फिर उन्होंने मुशाहदा किया कि दलदली इलाकों से कुछ लोगों ने पानी पिया लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर 17वीं सदी में जब नई दुनिया दरियाफ्त हुई तो कई पौधे दवाई के तौर पर इस्तेमाल के लिए अमेरिका से यूरोप भेजे गए। इस दरख्त क्यों ना की छाल बुखार के इलाज के लिए बहुत मुनासिब थी। ये इतनी फ़ायदेमंद थी कि जल्द ही ये नामुमकिन हो गया कि यूरोप में ये काफ़ी मिकदार में भेजी जा सके। कुछ बेईमान ताजरों ने एक दरख्त क्यूना की छाल का मुतबादल के तौर पर भेजना शुरू कर दिया। स्क्यूना और क्यूना की छाल में बहुत मुशाबियत बहुत हुई। ताजरों की यह बेईमानी इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। स्क्यूना की छाल मलेरिया के इलाज के लिए बहुत उम्दा पाई गई। हम अब इसकी वजह जानते हैं। स्क्यूना की छाल में एक केमिकल क्यूनिन पाया जाता था जो कि मलेरिया के इलाज के लिए बहुत मुयसर था। इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि 17वीं सदी में जब नई दुनिया बनी थी तो इस बीमारी के लिए, बुखार वगैरह के लिए जो पौधा उन्होंने देखा था क्यूना की छाल, उसे इस्तेमाल किया तो इस बीमारी का इलाज किया गया। लेकिन जो बेईमान ताजर थे उन्होंने जो है वो इसमें रद्दोबदल किया। क्यूना की बजाय उन्होंने इस क्यूना पौधे की छाल का जो है वो उन्होंने मुतबादल कर दिया, उसको भी इस्तेमाल करने लग गए। तो लेकिन उन्होंने तो ये खुद से किया था कि चलो जो है वो इस पौधे की बजाय ये वाला पौधा यूज़ हो, लेकिन वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। वो क्यूना से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ था क्योंकि उसमें कुनीन पाया जाता था, ज़्यादा कुनीन पाया जाता था, इसलिए वो ज़्यादा इस पायदार पाया गया। निचले पैराग्राफ में उसने बताया इस वक्त तक तबीब क्यूना से मलेरिया का इलाज तो कर लेते थे मगर मलेरिया की वजह कोई भी नहीं जानता था। 200 साल बाद मालूम हुआ कि हवा के कुछ बीमारियों की वजह बहुत छोटे जानवर होते हैं। इसके बाद यकीन कर लिया गया कि मलेरिया की वजह भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। 1878 में फ्रांस आर्मी के एक डॉक्टर लियो रॉन ने मलेरिया की वजह जानने का काम शुरू किया। उसने मलेरिया के एक मरीज़ को थोड़ा सा खून लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुशाहदा किया। उसने खून में छोटे छोटे जिंदा जानवर देखे। लियो रॉन की दरियाफ्त के दूसरे साइंसदानों ने हमायत नहीं की। 2 साल बाद एक और डॉक्टर ने मलेरिया के एक और मरीज़ के खून में वैसे ही जानदार मखलूक देखी। दूसरी दरियाफ्त के 3 साल बाद वही मखलूक तीसरी मरतबा देखी गई। इस जानदार का नाम रख दिया गया प्लाज्मोडियम। इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि पहले जो साइंसदान थे उन्होंने इसके बारे में कि ये मलेरिया होता क्यों है, किस वजह से हो रहा है। तो लियो रॉन ने मुशाहदा किया। उसने एक इंसान के खून को थोड़ा सा खून लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा
तो छोटे छोटे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म नज़र आए। 2 साल बाद फिर एक साइंसदान ने यही काम किया तो उसने भी यही देखा। फिर 2 साल बाद एक तीसरे साइंसदान ने ये मुशाहदा किया तो उसने भी यही देखा। तो फिर उस जानदार जो खून के अंदर पाए जाते थे उसका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके जाना है, यही आपने बताना है उधर। फिर ये क्यों ना और ये क्विनीन और स्क्यूना, ये इसके बारे में भी आपने 2-3 लाइन जो है वो कर लेनी है। फिर जो मलेरिया का लफ्ज़ माला और गंदगी, ये भी आपने कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, MCQs के तौर पे पूछ सकता है वो। ये आपने एक लाइन के हैं, यही बस करनी है, सारा पैराग्राफ नहीं करना। सारा पैराग्राफ सिर्फ आपने समझना है और इसमें याद कुछ भी नहीं करना। बस ये प्लाज्मोडियम ल्यूरोन के बारे में बताना है कि इसने मुशाहदा किया था एक मरीज़ को थोड़ा सा खून ले के माइक्रोस्कोप के ज़रिए, और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म नज़र आए थे उनको नाम उन्होंने दिया है प्लाज्मोडियम का। 19वीं सदी के आखिरी दौर में मलेरिया की वजह के मुतल्लिक कई तजवीज़ सामने आ रही थी। इस वक्त तक मलेरिया के बारे में 4 अहम मुशाहदात बन चुके थे। मलेरिया और दलदली इलाकों का कुछ तल्लुक़ मौजूद है। मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन मौसर दवा है। दलदली इलाकों का खड़ा हुआ पानी पीने से मलेरिया नहीं होता था। मलेरिया में मुब्तला मरीज़ के खून में प्लाज्मोडियम देखे गए। हम जानते हैं कि साइंसदान दस्तियाब मालूमात इन्होंने बताया हुआ है कि क्या कुछ जो था वो मलेरिया से आउट ऑफ था, मीन के नुकसान नहीं था होता। तो ये आपने पॉइंट 4 कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं। आगे नीचे उन्होंने लाइन दी हुई, हम जानते हैं, ये नहीं कुछ भी करना आपने। मलेरिया के मामले में हाइपोथेसिस बनाया गया, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम से मुराद जो इंसानी खून के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म थे उन्हें हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। आगे साइंसदान ये नहीं जानता था कि इससे बनाया हुआ हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं, लेकिन वो इस दुरुस्त मानकर डिडक्शन बनाता था। मदरजा ज़ैला हाइपोथेसिस अखज़ होने वाली डिडक्शन में से एक ये थी, अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो फिर मलेरिया में मुब्तला तमाम लोगों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। वो कह रहा है कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो फिर जितने भी तमाम लोग थे जिनको मलेरिया था उनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अगला इक़दाम डिडक्शन के तजर्बात के ज़रिए जांचना था। इन तजर्बात का इंतज़ाम इस तरह से किया गया, मलेरिया में मुब्तला 100 मरीज़ के खून तजर्बाती ग्रुप को माइक्रोस्कोप के ज़रिए तजिज़िया किया। कंट्रोल ग्रुप के तौर पर 100 सेहतमंद लोगों का खून भी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। इन तजर्बे के नताइज एक तकरीबन तमाम मरीज़ों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद थे, जबकि 100 सेहतमंद में से सिर्फ 7 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। प्लाज्मोडियम आज हम जानते हैं कि इन सेहतमंद लोगों के खून में प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन पीरियड में थे। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद किसी पैरासाइट के मेज़बान के जिस्म में दाखिल होने और बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने के दरमियान का वक्फ़ा है। तजर्बात के नताइज बहुत कायल कर देने वाले थे और इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित करते थे कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। ये आपने कुछ नहीं करना, पैराग्राफ छोड़ देना है, स्किप कर देना है। इसमें अगर करना भी हुआ तो ये यहाँ से कर लीजिएगा 3rd लाइन से। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद किसी पैरासाइट के मेज़बान के जिस्म में दाखिल होने और बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने के दरमियान का वक्फ़ा, ये इतनी आपने कर लेनी है। अगला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये था कि जाना जाए कि प्लाज्मोडियम किस तरह इंसान के खून में दाखिल होती है। मलेरिया का तल्लुक़ दलदली इलाकों से है। दलदली जगहों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता था। इन मुशाहदात की बिना पर नतीजा निकाला जा सकता था कि प्लाज्मोडियम खड़े हुए पानी में नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले पैराग्राफ में वो बता रहा था कि 100 जो है वो मलेरिया में मुब्तला मरीज़ों का खून लिया था और 100 सेहतमंद लोगों का। तो इन दोनों का खून माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था। तो जो 100 सेहतमंद लोग थे उनमें से सिर्फ 7 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। प्लाज्मोडियम मीन के वही जो ऑर्गेनिज़म थे इंसानी खून के अंदर जिन लोगों को मलेरिया हुआ है उनके खून के अंदर जो प्लाज्मोडियम पाई जाती है। नीचे ये उन्होंने बताया हुआ फिर से वही कि मलेरिया का तल्लुक़ दलदली इलाकों से है। दलदली जगहों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। इन मुशाहदात की बिना पर नतीजा निकाला गया कि प्लाज्मोडियम खड़े हुए पानी में नहीं होता, लेकिन इसको कोई एक शय ज़रूर ले जाती है जो खड़े हुए पानी की तरफ आती है। 1883 में एक तबीब AFA किंग ने 20 मुशाहदात बयान किए।
उनके चांद में ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो 1883 में एक तबीब AF किंग ने जो मुशाहदा किए वो उनमें से चंद लिखे। तो फिर आपने ये बताने हैं, जो लोग कमरों से बाहर सोते थे उनको अंदर सोने वाले की निस्बत मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। मीन के जो लोग कमरों में सोते हैं और जो बाहर सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते थे बनिस्बत कमरों में सोने वाले लोगों से। और जो लोग बारीक जालियों की बनी नेट के नीचे सोते थे उनको दूसरों की निस्बत मलेरिया होने के चांसेस कम होते। कि जो आजकल हम यूज़ करते हैं नेट वगैरह, तो जो लोग नेट के अंदर सोते रहे हैं उनको मलेरिया नहीं था इतना होता जितना जो लोग बाहर सोते हैं बगैर नेट के उनकी निस्बत। जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है और जो अंदर सोते हैं नेट के उनको मलेरिया ज़्यादा नहीं होता था, कम होता था। वो अफराद जो धुएँ के करीब सोते हैं उनको वो भी मलेरिया में मुब्तला नहीं होते थे, क्योंकि धुआं जहाँ पे भी हो तो फिर ये जो है प्लाज्मोडियम वगैरह फैलाने वाले हमें अब तो ज़ाहिर बात है हमें सब कुछ पता है कि मलेरिया कैसे आता है। मलेरिया मच्छर के थ्रू आता है। तो मच्छर जो है वो हमें काट दे तो फिर मलेरिया हो जाता है। तो जहाँ पे धुआं वगैरह हो वहाँ पे मच्छर नहीं होता धुएँ की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे भी उसने ये बताया हुआ है। मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करता है, इसलिए मलेरिया के फैलाव के ज़िम्मेदार हैं। हाइपोथेसिस के दुरुस्त जानकरदा डिडक्शन बनाई गई। अगर मच्छर मलेरिया के फैलाव का ज़िम्मेदार है तो मच्छर के जिस्म में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। मलेरिया के मरीज़ को काट कर मच्छर ने वहाँ से प्लाज्मोडियम ले सकते हैं। 1880 की दहाई के आखिर में बरतानिया फ़ौज के डॉक्टर रोनाल्ड डॉर्स ने जो इस वक्त इंडिया में तैनात थी इन डिडक्शन को साबित करने के लिए अहम तजर्बात किए। इसने एक मादा एनोफिलीस मच्छर को मलेरिया के एक मरीज़ के काटने का मौका दिया। उसने चंद दिन बाद मच्छर को मारा और देखा कि प्लाज्मोडियम इसके मैदे में तकसीम होकर अपने तादाद बढ़ा रहे थे। अगला मुनकी तजर्बा हो सकता है कि मुतासरा मच्छर जिसमें के प्लाज्मोडियम मौजूद है सेहतमंद इंसान को कटवाया जाए। अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त था तो सेहतमंद इंसान को मलेरिया हो जाना था, लेकिन साइंसदान इस इंसान को तजर्बात में इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे। जब नताइज इतने तशवीशनाक हो सकते हों तो रूस ने चिड़िया को इस्तेमाल किया और अपने तजर्बात को दोबारा तरतीब दी। उसने मादा क्यूलेक्स मच्छर से मलेरिया में मुब्तला चिड़ियों को कटवाया। चंद मच्छरों को मारकर वक्फों से भी उनका जायज़ा लिया। रूस का पता चला कि प्लाज्मोडियम मच्छर के मैदे की दीवारों में तादाद बढ़ाते हैं, फिर इसके स्लेवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। इसने कुछ मुतासर मच्छरों को ज़िंदा रखा और उनसे सेहतमंद चिड़ियों को कटवाया। रूस ने देखा कि मुतासर मच्छरों के सलाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद होते हैं और वो चिड़िया के खून में चले जाते हैं। जब इसने इन चिड़िया को खून का मुआयना किया, जब पहले सेहतमंद थे तो उनका खून भी प्लाज्मोडियम। आखिरकार हाइपोथेसिस को बराह रास्त इंसान ये उसने बताया हुआ है, जो वही बात के मच्छर जो है वो काट दे तो इससे मलेरिया होता है। जो इंसानी खून के अंदर थे वो प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, तो ये मैदे की दीवारों के साथ अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसान को कटवाने से बेहतर है उनको ग्रेज़ करना चाहिए, कि इंसान पे एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि हम किसी परिंदे वगैरह पे कर लें। तो उन्होंने चिड़िया को सिलेक्ट किया और उस पर मुशाहदा करने लग गए। 1898 में लुई बायोलॉजिस्ट ने एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया में मुब्तला इंसान को कटवाया। मच्छर को चंद दिन रखने के बाद सेहतमंद इंसान को कटवाया। सेहतमंद इंसान को भी मलेरिया हो गया। इस तरह इस हाइपोथेसिस की तस्दीक हो गई कि मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। नीचे उन्होंने बताया हुआ है मलेरिया से बीमार चिड़िया क्यूलेक्स, जिसे मच्छर कहते हैं, सेहतमंद चिड़िया मलेरिया से बीमार। अच्छा, वो MCQs पूछ सकता है कि मच्छर का हम क्या कहते हैं, तो क्यूलेक्स आपने बता देना। एक क्यूलेक्स है, एक एनाफिलीज है। मलेरिया से बीमार इंसान सेहतमंद इंसान ये आपने देख लेना है। रोनाल्ड डॉर्स जो साइंसदान था उसने ये मुशाहदा किया और जो है वो रद्द अमल सारा इसने दिया था, ये आपने बता देना। ये ईड्स मच्छर जो डेंगू फीवर फैलाता है, देखेंगे किस तरह एनाफिलीज से मुख्तलिफ है। एनाफिलीज मच्छर और ये जो दूसरा डेंगू फ्लेयर हो, ये इसमें दोनों में डिफरेंस आपने देख लेना है कि किस तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें MCQs आते हैं, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूंगा। लेकिन ये जो वीडियो कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं लास्ट में आपको सारा दोबारा से बता दूंगा। जो कुछ इसमें लॉन्ग हुए शॉर्ट क्वेश्चन हुए वो आपने लाजमी देखनी है। वो 3 या 4 मिनट की होती है, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, लॉन्ग नहीं होगी वो।
जस्ट उसमें बताया होगा कि ये डेफिनेशन है और ये इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नीचे दोनों बॉक्स देख लें। जब एक मादा मच्छर अपने मुंह के आगे लगे हुए हिस्सों के ज़रिए जिल्द को काटता है तो वो वहाँ से खून खींचने से पहले थोड़ा सी तादाद में अपना सलाइवा थूक को कहते हैं सलाइवा अंदर दाखिल कर देता है। ये सलाइवा मच्छर की खुराक की नाली में खून को जमने नहीं देता। वो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जब मच्छर किसी जिस्म पर काटता है तो वो थोड़ा सा अपना सलाइवा भेज देता है। वो इसलिए भेजता है कि खून जो वो चूस रहा होता है उसे जमने ना दे, ताकि वो आसानी से खून जो है वो पी सके हमारा। मच्छर जब काट कर चला जाता है तो जिल्द पर बनने वाला उबार ज़ख्म के ख़िलाफ़ हमारा रद्द-ए-अमल नहीं होता, बल्कि सलाइवा के ख़िलाफ़ एनर्जी की वजह से होने चंद घंटों के अंदर सलाइवा हल होकर। इसमें वो बता रहा है ये कि जब मच्छर काट के चला जाता है तो बाद में फिर वो वहाँ से हमारा जिस्म उबार हो जाता है, ख़ारिश वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो जब वो सलाइवा जो होता है जो मच्छर ने छोड़ा होता है जिसकी वजह से ये ख़ारिश वगैरह होती है और जिस्म पे उबार होता है, जब वो जिस्म में जज़ब होने लग जाता है तो वो चंद घंटों बाद या चंद मिनटों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, ख़ारिश भी और जो सूजन वगैरह होती है वो। नीचे ये जो उन्होंने सवालिया निशान लिखा हुआ है ये आपने देख लेना है। एक हाइपोथेसिस यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है को टेस्ट करते हुए तजर्बा कंट्रोल कौन सा होगा, मलेरिया में मुब्तला मरीज़ का खून या सेहतमंद का खून। तो आपने ये MCQs के तौर पे आ सकते हैं, तो आपने इसका करेक्ट आंसर जो है वो बता देना है सेहतमंद खून। नीचे आगे थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल है। थ्योरी मेन जो होती है ये जितनी भी है ये सारी थ्योरी हुई है। इसमें ये कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लिखा हुआ है सारा, तो ये हम पढ़ लेते हैं। जब किसी हाइपोथेसिस को बार बार तजर्बा किए जाते हैं तो वो गलत साबित ना हो सके, इस पर बायोलॉजिस्ट का एतमाद बढ़ जाता है। ऐसे काबिल एतमाद हाइपोथेसिस की बुनियाद पर मज़ीद हाइपोथेसिस तश्कील दिए जाते हैं और इनके दोबारा तजर्बाती नताइज से साबित किया जाता है। एक हाइपोथेसिस जो वक्त के इम्तहान, यहाँ से डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें, एक ऐसे हाइपोथेसिस जो वक्त के इम्तहान में कायम रहें, यानी अक्सर टेस्ट किए जाएँ और वो कभी भी मुस्तरद ना हो, तो वो थ्योरीज़ कहलाते हैं। थ्योरी से मुराद ये है कि जो भी हम मुशाहदा करते हैं, जो भी तजर्बात वगैरह करते हैं, तो उनका बार बार मुशाहदा और तजर्बा करने से वो गलत साबित ना हो। मीन के वो सही जिस लिहाज से कि हमें सही मैसर हो कि हमें पता है ये मुशाहदा ठीक है, ये ठीक है, तो वो जितनी बार भी कर लें कभी गलत साबित ना हो, तो सारे अमल को थ्योरीज़ कहते हैं। ये थ्योरी के अंदर सारा जो प्रोसीजर होता है। जैसे ये किताब है ये सारी थ्योरी की है ना, तो ये तभी हम पढ़ रहे हैं कि ये सारी ठीक है, हमारे नॉलेज के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इसलिए ये जितनी दफ़ा भी कोई भी आ जाएगा इसको बदल नहीं सकता। हाँ, इसमें ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं लेकिन इसे बदल नहीं सकता क्योंकि ये सही है। आगे एक बार आवर यानी प्रोडक्ट थ्योरी नए हाइपोथेसिस पेश करती है और को जांचने का अमल भी जारी रखते हैं। बहुत से बायोलॉजिस्ट इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं और थ्योरी के जुटलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर एक थ्योरी इस तरह की मशकूक तर्ज अमल के बाद कायम रखती है, एक लॉ और यहाँ प्रिंसिपल बन जाता है। साइंटिफिक लॉ, ये लॉ की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, यहाँ से बन रही है इसकी कि एक बराबर यानी प्रोडक्ट यहाँ से लेके और लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है, यहाँ तक करनी है आपने। साइंटिफिक लॉ फितरत का एक भी कभी इसमें वो बता रहा था ऊपर वाले पैराग्राफ में लॉ या प्रिंसिपल में, इसमें वो कह रहा है कि एक इंसान जो है वो अपनी थ्योरी लिख देता है, तो जो दूसरे होते हैं उनको यही होता है कि वो चैलेंज करते हैं कि ये गलत है, जुटलाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक बंदे ने जितना भी लिखा हो वो इस बिना पे लिख देता है कि मैंने यार जितना भी किया ये सारा सही है, और जितने भी आगे इसको जुटलाएंगे वो झूठा इसे साबित नहीं कर सकते, गलत साबित नहीं कर सकते। तो इस सारे अमल को जो ये सारा लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है, इसमें ये सारा जो है वो बता रहा है। साइंटिफिक लॉ फितरत का एक कभी ना बदलने वाला मुश्किल हकीकत होता है। दूसरे लफ्ज़ों में साइंटिफिक लॉ प्रिंसिपल एक नाकाबिले तर थ्योरी बायोलॉजी मिसालें हैं। ये आपने MCQ के तौर पे 2 पॉइंट नाम याद कर लेने हैं। बायोलॉजिकल लॉ की मिसालें हार्डी वेबरिंग लॉ और दूसरी है मेंडल लॉज। 2 हैं, ये दोनों कर लेने हैं आपने नाम याद। पहला है हार्डी वेबरिंग लॉ और दूसरा है मेंडल लॉज। आगे डाटा की तरतीब देना और इसका तजज़िया करना। डाटा की तरतीब पढ़ लेते हैं। हाइपोथेसिस की तश्कील देने और फिर टेस्ट करने के साइंसदान डाटा इकट्ठा करते हैं
हाइपोथेसिस में साइंसदान इकट्ठा डाटा करता है, बाद में फिर इस तजर्बात के मेयार को यकीन बनाता है, सूरतों में तरतीब दे जा सकती है। इसमें वो बता रहा है कि जितना भी डाटा वो साइंसदान इकट्ठा करते हैं उसे ग्राफ्स की शक्ल में, टेबल की शक्ल में, फ़्लो चार्ट या नक्शे की या तस्वीर वगैरह की शक्ल में हम लिख लेते हैं या बना लेते हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ डाटा का तजज़िया करना। डाटा का तजज़िया हम दो तरीक़ों से करते हैं, एक तनासब और दूसरा प्रपोर्शन। ये आपने बस यही लिखना है कि एक तनासब डाटा का हम तजज़िया जो है दो शुमारियाती तरीक़ों से करते हैं, एक तनासब है और दूसरा प्रपोर्शन है। इनको इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं, जैसे कि तनासब मसलन ए और बी तक का तल्लुक़ तकसीम की सूरत में होता है, तो इसको तल्लुक़ को एक मकदार को दूसरे के साथ तनासब कहते हैं। ये आपने लिख लेनी है लाइन, ये तनासब की डेफिनेशन है, यहाँ से करनी है। ए और बी का तल्लुक़ हासिल तकसीम की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है, तो ऐसे तल्लुक़ को एक मकदार के दूसरे के साथ तनासब कहते हैं। तनासब को दोनों मकदारों के दरमियान तकसीम या कोलन की अलामत, ये उन्होंने दोनों बताई हुई है। MCQs के तौर पे भी पूछ सकता है, लेकिन अगर डेफिनेशन आएगी या डिफरेंस आएगा तो ये आपने ज़रूर लिखनी है। मिसाल के तौर पर मलेरिया के 50 मरीज़ों और 150 सेहतमंद लोगों में तनासब जो है वो 1:3 होगा। यहाँ पे बता रहा है अगर 50 या 50 को डिवाइड कर लेना है 150 को 50 पे, तो ये 1 बन जाएगा इसका 1:3। प्रपोर्शन से मुराद दो मकदारों के तनासब को मिलाना मतलब के बराबर की अलामत इस्तेमाल करना। तो नीचे उन्होंने बताया हुआ है, ये देख लें कि ए तनासब बी प्रपोर्शन सी तनासब डी, ये सारा उन्होंने बता दिया हुआ है। फिर इस प्रपोर्शन को ये इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आगे भी आपने देख लेनी है। मिसाल के तौर जब एक ये चिड़िया की वो फिर से बता रहा है, तो ये आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। इसमें वो पहले में बता रहा है, पहले तनासब में वो कह रहा है कि 20 चिड़ियाँ थी जिनमें से 14 को मलेरिया हुआ, तो ये 14 तनासब 20 उन्होंने लिखा हुआ है। 14 तनासब यहाँ डिवाइडेड तकसीम जिसे कहते हैं। फिर आगे दूसरा तनासब है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि एक्स तनासब जो 100 है, 100 में कितने होंगे मलेरिया के मरीज़, तो ये उन्होंने फिर प्रपोर्शन लिख के आगे लिख दिया है। एक्स तनासब 100 इक्वल टू 14 तनासब 20, ये उन्होंने लिख दिया है। यहाँ पे फिर आपको पता है तनासब भी कह सकते हैं और तकसीम भी कर सकते हैं, तो ये आप लोगों ने तकसीम लिख लेनी है। x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 20, तो ये x जो है 20 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 100 है वो दूसरी साइड x के नीचे है वो डिवाइड हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उन्होंने आगे मल्टीप्लाई का, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसलिए फिर x के साथ जो 20 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एरो से आगे देख लें, x जो है वो एक साइड पे है और जो 100 है उसके नीचे 20 उन्होंने डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई 14 पहले का हो रहा था। तो ये आपने कर लेना है कैलकुलेशन करके, बाद में x की वैल्यू निकलती है 70, तो उन्होंने नीचे लिखा हो, इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 70 चिड़ियों को मलेरिया हो गया। ये आपने जस्ट देख लेना है। नीचे उन्होंने बता दिया हुआ है मैथमेटिक्स साइंटिफिक प्रोसेस का अहम जज़ू, तो ये आपने पढ़ लेना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड में इतलाक़ मैथमेटिक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। जीन तलाश करना, प्रोटीन साख्त मालूम करना और इर्तिका का दौरानिया मालूम करना चंद अहम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनमें मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया। मैथमेटिक्स आपको पता है कि रियाज़ियात जो ये हमने ऊपर कैलकुलेशन की है ना, तो इस हिसाब से वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जैसे ये ऊपर किया है, ये सारा मैथमेटिक्स प्रोसेस है। तो ये आपने जस्ट लिख लेना है, पहली 2 लाइनें ये आपने देख लेनी है। और वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो ऊपर हम करके आए हैं कैलकुलेशन मैथमेटिकली, इस तरह का जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी सारी की इम्पोर्टेंट शार्ट लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता दूंगा आप लोगों को, जो कुछ भी इसमें करने हैं इसमें, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये MCQs जो है ये भी मैं बता दूंगा जितने भी हुए। चलें ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।